हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आपसे नीट 2025 में आए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके एक एक फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पहला क्वेश्चन है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस कंसेप्ट को डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ऑप्शन पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देखो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया था, यह दिया था एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये दिया था जोसेफ प्राउस ने, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये दिया था डाल्टन ने। और ये जो तीनों लॉ हैं ये तीनों लॉ हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। जो मोल अवधारणा होती है उसके अंदर ये तीनों लॉ पढ़े जाते हैं। केवल ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यही अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आंसर हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यानी दिए गए ऑप्शंस में से हमें उस ऑप्शन को करेक्ट मानना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो। तो आइए हम वन बाय वन चेक करते हैं, है ना। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 और इसका मोलर मास दिया हुआ है हमें 106 ग्राम। तो हम मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 212 ग्राम, मोलर मास कितना होता है इसका 106। कितना आ जाएगा यहाँ से कि ये कितना आ गया 2 मोल, है ना। यहाँ से कितना आ गया 2 मोल आ गया। अगर मैं बात करूं 1 मोल के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं तो 2 मोल के अंदर कितने पार्टिकल हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, 2 Na। ऐसे करेंगे हम लोग। हमें पूछा चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमें इनमें बताना है कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो। अगर मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट की तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे इसमें 6। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास मोल आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम से। तो कितना हो जाएगा ये इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 Na। कितना हो गया 12 Na, मतलब 212 ग्राम Na2CO3 के अंदर 12 Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सेकंड देखो, ठीक ऐसे करना है हमें। सबसे पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ एटम से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखो सेकंड क्या है 248 ग्राम ऑफ Na2, इसके मोल निकालो। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 248 अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है 62। कितना आ जाएगा यहाँ से, लगभग कितना आ जाएगा ये 4 Na। कितना आ गया ये 4 Na। अब यहाँ नंबर ऑफ एटम चेक करो, 2 तो सोडियम है, 1 क्या है ऑक्सीजन। अब इसको नंबर ऑफ एटम से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ गया 12 Na। यानी दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ऑप्शन थर्ड देखो 240 ग्राम ऑफ NaOH, इसके अंदर मोल निकालो। वही फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना है गिवन मास 240, मोलर मास कितना होता है इसका 40। कट जाएगा, कितना आ गया ये 6 मोल। 6 Na लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब NaOH के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 तो सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है और 1 ही क्या है हाइड्रोजन। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना बन जाएगा ये 18 Na। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हमें हर सोल्व करके देखना पड़ेगा हर ऑप्शन को। ऑप्शन डी देखो 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसके मोल निकालो। गिवन मास कितना है 12, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2। कितना आ गया 6 Na। अब H2 के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना बन जाएगा ये 12 Na। ठीक, ऐसे लास्ट ऑप्शन को चेक करो 220 ग्राम ऑफ CO2, इसके अंदर मोल निकालो मैं। तो क्या बनेगा ये, गिवन मास कितना है 220, मोलर मास कितना है 44। कितना आ जाएगा ये, लगभग कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा 5 Na। नंबर ऑफ एटम कितने हैं CO2 के अंदर 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया ये 15 Na। तो ऐसे हमारे पास सबके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिए। अब हमें बताना था कि किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर हैं। तो ऑप्शन ए में देखो 212 ग्राम Na2CO3 में कितने आए थे 12 Na। ऐसे ही ऑप्शन बी में भी कितने आए थे 12 Na, और ऑप्शन डी में कितना आया था 12 Na। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
ए बी एंड डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने मोल निकाले और जो नंबर ऑफ एटम किसी कंपाउंड में थे उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन आए थे मोल कंसेप्ट से आपके, दोनों हो गए। अब देखो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आया है आपका सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वहां से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उनमें से किस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, हाईएस्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है वह टेम्परेचर जिसपे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और हम जानते हैं जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में हमें एलिवेशन देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा है हमने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। क्या होता है डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिखते हैं कि एलिवेशन कितने का आएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, उसमें से घटाएंगे हम लोग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास में आ जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन देखने को मिला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने के बाद में। और हम जानते हैं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है केबी इंटू एम। ऐसे होता है। यहाँ पे केबी क्या है, यहाँ पे केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एम होता है आपका मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। अगर देखो, अगर मैं यहां से निकालूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेल टीबी प्लस टीबी नोड, ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन में हमें कुछ दे रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे KNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, Na2SO4 ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, पर यूरिया ग्लूकोज ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जैसे हम इनको डालते हैं सॉल्यूशन में तो ये आयनाइज नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि डिसोशिएट होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो केवल डिसोल्व होते हैं, डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट भी होते हैं एज वेल एज डिसोल्व भी होते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूं तो इस जो ये मेरा फॉर्मूला है डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, इसमें मैं तो कुछ करेक्शन करता हूं ना। देखो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको, करेक्शन क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग। तो क्या बन जाएगा, डेल टीबी इज इक्वल टू आई केबी एम। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्या होता है ये, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो जिसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एलिवेशन भी क्या आएगा, ज्यादा। देखो जिसके लिए अगर आई का मान ज्यादा होगा उसके लिए एलिवेशन भी क्या देखने को मिलेगा हमें, ज्यादा। और जिसके लिए एलिवेशन आ रहा है ज्यादा सॉल्यूशन के लिए, जिस सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा आएगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज्यादा। तो बस हमें केवल आई की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ अगर बात करूं मैं यूरिया के केस में, यूरिया क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 है ना, एमिनो मेथिनेमाइड, ये क्या है, यूरिया होता है। यूरिया जितने मोल यूरिया के हमने ऐड किए हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद भी उतने रहते हैं, क्योंकि यूरिया क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ आई की वैल्यू रहेगी यूरिया केस में 1। KNO3 की बात करूं डिसोशिएट होगा K प्लस में NO3 माइनस में, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। थर्ड देखो Na2SO4 ये भी होगा डिसोशिएट, 2 सोडियम होंगे और एक सल्फेट आयन होगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। यहाँ बात करूं ग्लूकोज है, ये कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू ज्यादा किसके लिए है, ऑप्शन सी में ज्यादा है, तो डेल टीबी का मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, सोडियम सल्फेट के लिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 मोल ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल्स ऑफ लिक्विड Y मेक ए सॉल्यूशन हैविंग ए वेपर प्रेशर ऑफ 70 टोर। 5 मोल X के दे रखे हैं, 10 मोल दे रखे हैं Y के, इनसे एक सॉल्यूशन बनता है जिसका वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होता है 70 टोर। फिर आगे दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड Y आर 63 टोर एंड 78 टोर रेस्पेक्टिवली।
तो हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। नीचे ऑप्शन में थे कि ये राउल्ट के लॉ किससे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा या फिर राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन आए हुए थे। तो देखो हम जानते हैं राउल्ट का लॉ क्या होता है। राउल्ट हमें बोलता है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। जितना ज्यादा आप ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, है ना। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं इसको, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ये मेरा होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये प्योर स्टेट में बराबर किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। जितना आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतना रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर होगा। ये होता है राउल्ट्स लॉ। हमें क्या पूछा कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि राउल्ट को लॉ को फॉलो करेगा या फिर उससे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या नेगेटिव दिखाएगा, वो हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले पी ऑब्जर्व्ड कितना दे रखा है हमें, पी ऑब्जर्व्ड हमें दे रखा है 70 टोर। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पी कैलकुलेटेड, हम निकालेंगे पी कैलकुलेटेड। कैसे निकालेंगे, पी नोड एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नोड वाई और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। देखो एक्स का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, एक्स का दे रखा है 63 टोर। तो क्या लिखूंगा मैं, 63 इंटू एक्स का मोल फ्रैक्शन, ये इंटू है ना, ये है इंटू एक्स का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल। एक्स के मोल कितने दे रखे हैं 5, टोटल मोल कितने हैं 15 हो जाएंगे। ठीक ऐसे यहां करूंगा मैं, प्योर स्टेट में वाई का वेपर प्रेशर कितना है 78 इंटू वाई के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा 10/15। अब काटेंगे इसको, कितना है 1 3, इसको काटू मैं, कितना जाएगा 21। यहां तो कितना आ गया 21 प्लस इसको काट लो, 5 से काटू मैं, 5 दूनी 10 और कितना आ गया 15, 3 इसको काटे हम 3 से, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 18 जो 18 26 हो गया। 26 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 52, यही वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, यहाँ कितना आ गया 3 और ये 73। तो पी कैलकुलेटेड कितना आ गया 73। देखो क्या लिखूंगा मैं, पी कैलकुलेटेड कितना आया 73 टोर और पी ऑब्जर्व्ड ये कितना था 70 टोर, ऐसे था। यानी पी कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है किससे, पी ऑब्जर्व्ड से। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, देखो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जबकि होना क्या कितना चाहिए था 73। अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनी है, यही कारण है कि उसकी वेपर कम बनेगी और वेपर प्रेशर उसका कम आएगा। ऐसा सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो क्या लिखूंगा मैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा इसका नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है, ये रीजन है कि उसका जो एक्चुअल प्रेशर है या ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ओके। The ratio of wavelength of the light absorbed by hydrogen atom when it undergoes n बराबर 2 to n बराबर 3 and n बराबर 4 to n बराबर 6 ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली इज। तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकाल के देना है। अगर हाइड्रोजन का एटम ट्रांजिशन कर रहा हो 2 से 3 लेवल पे और 4 से 6 लेवल पे, तो सिंपली हमें पता है ना, एटॉमिक स्केल में पढ़ते हैं फॉर्मूला, म्यू बार बराबर क्या होता है 1/λ बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं पहले ट्रांजिशन के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं 1/λ1
इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। n1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस n2 का स्क्वायर, n2 कितना है 3, कितना हो जाएगा 9। ये हो गया पहला। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगा लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1। इसके लिए n1 कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस n2 कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 36। हमें पूछा रेशियो ऑफ वेवलेंथ, तो मैं क्या लिखूंगा रेशियो ऑफ वेवलेंथ के लिए लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये क्या हो गया रेशियो ऑफ वेवलेंथ। जब मैं इसका रेशियो लूंगा इन दोनों का, तो लैम्डा 2 की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो क्या बन के आएगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 36। अब लैम्डा 1 की वैल्यू नीचे आएगी, रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, ऐसे हो जाएगा। रेडबर्ग कांस्टेंट से वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर वाली वैल्यूज में मैं चाहूँ तो 1 अपॉन 4 कॉमन ले लूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन 4, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, है ना, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, तो ये कट जाएगा, इससे क्या बचा 1 अपॉन 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 जो दे रखा है फोर्थ में। ठीक है, सिंपली एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आया है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसमें हमें क्या पूछा कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी एन की वैल्यू कितनी है 1, ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस आर। हमें बताना है n बराबर 1 के लिए एनर्जी और रेडियस बतानी है हमें, हीलियम प्लस के लिए और लिथियम प्लस 2 के लिए बतानी है। ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉन के लिए होता ही नहीं बोर मॉडल। तो क्या लिखूंगा मैं, हमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, और एनोड की वैल्यू दे रखी है हमें 52.9 पिकोमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे क्या निकालते हैं हम लोग एनर्जी, पर यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना देके हमें निकालनी है जूल में, क्योंकि हमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जूल में दे रखी है। तो मैं क्या लिखूंगा En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, En हो जाएगा माइनस RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब देखो है ना, एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एन की वैल्यू 1 है पहले, है ना। हम सबसे पहले हीलियम प्लस के लिए निकालते हैं। एन की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू कितनी होती है हीलियम के लिए 2, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे आता है ये। तो En निकालना है हमें, तो ई सेकंड क्या हो जाएगा हीलियम प्लस के लिए माइनस RH की वैल्यू कितनी है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ये रही कितनी दे रखी है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू तो 1 ही, तो 1 का स्क्वायर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 बन जाएगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 जो कितना हो जाएगा 32, कितना बचा 3, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 4 दूनी 8 माइनस 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये आ गई एनर्जी सेकेंड हीलियम के लिए, है ना। हीलियम के लिए आ गई, हीलियम फर्स्ट के लिए आई नहीं, फर्स्ट शेल के लिए आई है हीलियम के लिए, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगा किसके लिए, फर्स्ट बोरो ऑर्बिट के लिए लिथियम प्लस 2 के लिए। तो क्या हो जाएगा ये देखो माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये तो हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, इंटू क्या फॉर्मूला है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कितना होता है लिथियम प्लस 2 के लिए 3 पे आता है, 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब 9 को इससे करें 8 9 8 से कितना होता है 72, 2 आ गया, कितना बचा 7, फिर कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 1 बचा, 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा 19, तो ये माइनस 19.62 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये आपकी एनर्जी आ गई। तो हमने एनर्जी निकाल ली हीलियम प्लस के लिए और लिथियम प्लस 2 के लिए जूल में। ठीक है, तो क्या किया हमने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखी, सिंपल जेड स्क्वायर एन, फॉर्मूला क्या था En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इससे हमने निकाल लिया।
आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है रेडियस ही बतानी है हमें। देखो रेडियस क्या होगी, रेडियस की अगर बात करूं मैं, इसको हम रफ कर देते हैं। रेडियस की अगर बात करूं मैं, देखो यहाँ करते हैं हम सोल्व। रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। यहाँ से हम रेडियस जो है एंगस्ट्रम में निकालते हैं, और हमें सिंपली पता है एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ये हम जानते हैं। और ऐसे ही एक पिकोमीटर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ये क्या है, एक पिकोमीटर है ही। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेडियस क्या बन जाएगी मेरी, आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। हमें पिकोमीटर में निकालनी है, हमें एनोड की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में। एनोड कितना दे रखा है, 52.9 पिकोमीटर। तो हमने इसको ऐसे करेक्ट किया ना, थोड़ा मॉडिफाई किया फॉर्मूले को। तो यहाँ पे अब देख लो, पहले निकालेंगे हीलियम प्लस के लिए, जेड कितना होता है हीलियम प्लस के लिए, 2 होता है, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। रखो फॉर्मूले में, आर एन इज इक्वल टू 52.9, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, काटो इससे, कितना आ जाएगा ये, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, 2 6 12, फिर कितना आ जाएगा, लगभग 26.4 आ जाएगा, 26.4 पिकोमीटर आ जाएगा। ये आ गया हीलियम के लिए। किसके लिए आई है, हीलियम प्लस के लिए आई रेडियस। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए। तो लिथियम प्लस 2 के लिए क्या करूंगा मैं, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 3, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। रखो फॉर्मूला, आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो 1 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है, 3, 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे हम लोग, है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन होता है ना, एन स्क्वायर नहीं होता। तो अगर मैं 3 से काटूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 कम 3 बचा 2, और इधर कितना जाएगा, 2 है 22 है 24, माइनस 17.6 पिकोमीटर के आसपास आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक सक्सेसर क्वेश्चन नंबर 6। सिंपली हमें एनर्जी और रेडियस पूछा था। हम जानते हैं बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं हम लोग, 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसके लिए बोर मॉडल से एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। हमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू से करना था, तो हमने उसकी जगह आर एस लिख दिया, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी थी। सिमिलरली रेडियस हमें पता होता है, रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। इसी प्रकार से वेलोसिटी भी होती है ना, वेलोसिटी क्या होती है, 2.186 इंटू 10 की पावर 6 जेड इंटू एन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम बोर मॉडल में किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये 3 फॉर्मूले हम मेनली बोर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 2 क्वेश्चन आए थे आपके मोल कंसेप्ट से, 2 क्वेश्चन आए सॉल्यूशन से, और 2 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है यह है इलेक्ट्रो से। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो, इफ द मोलर कंडक्टिविटी of a 0.050 mole per liter solution of a monobasic weak acid is 90 Simon centimeter square mole inverse, its extent या degree of dissociation will be। हमें एक के सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और हमें पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। सिंपल हम जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी at concentration C upon molar conductivity at infinity dilution। ऐसे करते हैं कि इन्फिनिटी डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगी और मोलर कंडक्टेंस क्या होगी एट कंसंट्रेशन C, उसका रेशियो क्या होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये तो हमें दे रखा है, लैम्डा एमसी कितना दे रखा है 90। अच्छा, यूनिट भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैटायन और एनायन की मुझे इन्फिनिटी डायल्यूशन पे कंडक्टेंस दे रखी है उसकी और इसकी यूनिट सेम है, तो यहाँ पे यूनिट का कोई रोल नहीं है, तो 90 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अब मुझे चाहिए इन्फिनिटी डायल्यूशन पे कंडक्टेंस। तो हमें पता है इन्फिनिटी डायल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या बोलता है कि इन्फिनिटी डायल्यूशन पे, अनंत तनुता पे आयंस का जो माइग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है लैम्डा एम, इन्फिनिटी पे चाहिए मुझे कंडक्टेंस, तो सिंपली क्या करूंगा मैं,
कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टेंस को जोड़ दूंगा मैं। तो अगर आप ये कितना है 349 तो लगभग 350 है ये कितना है 50, तो यहाँ से कितना बनेगा 400 बनेगा, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ रख दो वैल्यू, कितना हो गया 400, कटेगा ये है ना। अब 4 से काट दो इसको तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 225, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.225 अल्फा की वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। सिंपली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अल्फा होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मुझे पता है, सिंपली कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टेंस को जोड़ूंगा मैं, वो मेरे पास हो जाएगा अनंत अनुदा पे मोलर कंडक्टेंस, उससे डिवाइड करूंगा और सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो आयनाइज होता है 3 स्टेप में, और उसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है Ka1, Ka2 और Ka3, और यहाँ पे K है ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके लिए। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, और जैसे जैसे H3PO4 से एक एक हाइड्रोजन निकलता जाता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है ना। H3PO4 की अगर मैं बात करूं, H3PO4 ऐसा होता है P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये क्या है H3PO4, ये आयनाइज होगा। तो इसके लिए क्या बोला मैंने, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, तो क्या बनाएगा ये P डबल बॉन्ड O OH OH, और यहाँ बनेगा ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये तो कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप फर्दर हाइड्रोजन निकालते जाओगे जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो डिक्रीज करती जाएगी। यही रीजन होता है कि फॉस्फोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में फर्दर हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी कम होती है। इसलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, पहले जब हाइड्रोजन निकलेगा तब ज्यादा होगी, तब एसिडिटी क्या होगी ज्यादा होगी, Ka1 फिर Ka2 और Ka3, ये रिलेशन आएगा इसके बीच में। और मैं बात करूं K ओवरऑल की ना, K ओवरऑल का मतलब क्या है, आपने फॉस्फोरिक एसिड लिया और एक साथ आयनाइज कर दिया, यानी H3PO4 की अगर बात करूं मैं, H3PO4 मैं लिखा यहाँ पे K ओवरऑल, तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा PO4-3 प्लस 3H प्लस, फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो गया, तीनों हाइड्रोजन एक साथ बाहर निकल गए। तो यहाँ पे जो K ओवरऑल होता है, K ओवरऑल और बाकी जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पे K ओवरऑल क्या होगा, देखो K ओवरऑल इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, ये होता है रिलेशन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या होता है। फॉस्फोरिक एसिड एक ट्राइबेसिक एसिड है, इसके अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +5 है, sp3 इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे इससे हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है कॉन्जुगेट बेस जो कि स्टेबल होता है, लेकिन जैसे आप इसे फर्दर एक और हाइड्रोजन निकालोगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज करती जाएगी। इसीलिए Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि Ka2 से फिर Ka3 से, और जो K ओवरऑल होता है वो बराबर होता है Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 के। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, log K बराबर क्या है log Ka1 प्लस log Ka2, हमें पता है। अगर मैं यहाँ log ले लूं तो log A इंटू B क्या होता है log A प्लस log B, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेकंड दे रखा है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2, बिल्कुल है ना। H3PO4 क्या है स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 से। फर्दर हाइड्रोजन निकलेगा ना तो एसिडिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इसकी। थर्ड क्या दे रखा है Ka1 की वैल्यू ज्यादा है Ka2 से और Ka3 से, हाँ ये भी सही है। डी दे रखा है Ka1 बराबर Ka2 प्लस Ka3 अपॉन 2, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A, B एंड C, ये तीनों आंसर क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है केमिकल काइनेटिक्स से। इफ द टी हाफ लाइफ फॉर n बराबर फर्स्ट रिएक्शन इज 1 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%
कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोज टू। हम मुझे टी हाफ दे रखा है 1 मिनट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो बताना है हमें कि जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा। हमें पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, टी 99.9 बराबर होता है 10 टी हाफ के। ये पढ़ा हम सब ने, है ना। आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। कैसे करेंगे देखो, टी 99.9 बराबर 2.303 ऐसे अपॉन के लोग इनिशियल कंजम्पशन कितनी मान ली मैंने 100, और टी टाइम पे कितनी बची 0.1 बची, 99.9 तो क्या हो गया, बन गया प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा ये 2.303 के लोग, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या बन जाएगा 3, यहाँ पे क्या है के है 10 की पावर 3, है ना। हम जानते हैं लोग में क्या होता है, पावर आगे आती है, जब ये पावर आगे आएगी तो क्या बचेगा, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इससे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, तो बन जाएगा 6.909 अपॉन के लोग 10 कितना होता है 1, तो ये आ गया टी 99.9 ऐसे। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं टी हाफ कितना होता है, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो यहाँ से के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, ये हो गया के रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं के की वैल्यू यहाँ रख दूंगा इस क्वेश्चन में, तो क्या बन जाएगा देखो 6.909, के की वैल्यू कितनी है 0.693, टी हाफ ऊपर जाएगा इंटू टी हाफ, ये कटेगा यहाँ से कितना आएगा 10, तो क्या आ गया 10 टी हाफ, ठीक है। और टी हाफ हमें कितना दे रखा है 1 मिनट दे रखा है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, 10 इंटू 1 कितना आंसर आ गया 10 मिनट, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया नंबर 4 डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, देखो आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं डिस्कस, ये भी केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 0.03 पर सेकंड, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक्स फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। आगे हमें log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है इसके आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि जो रिएक्शन है मेरी किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.03 पर सेकंड, ठीक है। इसके बेस पे मैंने क्या बोल दिया, जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। हमसे पूछा कि रिएक्टेंट 7.2 से 0.9 हुआ तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो एनोड से कितना हुआ एनोड बाई 2, अगर 72 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टी हाफ में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब 7.2 था ना तो 3.6 हो जाएगा। ऐसे ही एनोड बाई 4 होने में कितना टाइम लेगा, एनोड बाई 4 मतलब 1.8 होने में एक और टी हाफ लेगा, है ना। ऐसे ही एनोड बाई 8 होने में यानी 0.9 होने में एक और क्या लेगा, हाफ लाइफ लेगा। तो ये तो पूछा हमसे कि 7.2 से 0.9 होने में कितना टाइम लगेगा, तो कितनी हाफ लाइफ लग रही है 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगा, जो टाइम लगेगा मेरा वो कितना लगेगा 3 टी हाफ के बराबर लगेगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। टी हाफ में पता है टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, अब वैल्यू रख दो आप लोग 3 इंटू 0.693, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.03, तो मैं इसको 3 मान लेता हूँ, ऊपर क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया, तो कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा 69.3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 7.2 से 0.9 मोल पर लीटर होने में, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 11 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं 2s2 से हाइड्रोजन से, बन रहा है CH4 मेथेन गैस, और डेल्टा H है ना, एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है -74.8 किलोजूल पर मोल। तो हमें बताना है कि जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो कैसे करना है इसको। हमने यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, यानी ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब गिवन रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, यानी जब रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट उस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो आपका मोर स्टेबल है देन रिएक्टेंट, जाहिर सी बात है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ये रही, प्रोडक्ट की कम दिखा रखी है, हो सकता है ये भी हो सकता है। थर्ड में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखा रखी है रिएक्टेंट से, तो क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखा रखी है रिएक्टेंट से, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो जो एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जो आपकी ये जो रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है, ये डिफरेंस है एनर्जी का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, है ना। अगर मान लो ऐसे ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी मानी मैं, और मान लो ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ऐसे ग्राफ बनाऊंगा। तो ये जो एनर्जी है ये तो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेट होने के लिए या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये जो एनर्जी है आपकी इसको हम बोलते हैं डेल्टा H। क्या बोलेंगे, डेल्टा H, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस। तो यहाँ देखो ऑप्शन सेकंड में देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको बोल रखा है 74.8, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये 74.8 क्या है, यह है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना था, हमें देखना था कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, मतलब मेरा जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक। मैंने देखा दो ऑप्शन में तो मुझे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दे रखी थी, कट गए। एक ऑप्शन में क्या दे रखा था, एक्टिवेशन एनर्जी को डेल्टा H बोल रखा था, तो वो वैसे कट गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका। ओके, देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आया आपका सरफेस केमिस्ट्री से। इस पे एक तरफ तो हमें दे रखा है, हमें बताना है कि जो ये एग्जांपल है ये किस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। पहला दे रखा है हमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना, लिक्विड जो है, लिक्विड मतलब वाटर के जो वेपर्स हैं वो इन्वायरमेंट में होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यानी लिक्विड इन गैस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस टाइप सॉल्यूशन। सेकंड दे रखा है अलॉयज। अलॉयज हम पढ़ते हैं दो मेटल का मिक्सचर क्या होता है, अलॉयज होता है। जैसे ब्रास हम पढ़ते हैं, ब्रास क्या होता है, कॉपर और टिन का अलॉय है। तो अलॉयज क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड। दो मेटल सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं ना हम लोग, दो मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, अलॉय बनता है। थर्ड है अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम मरकरी के सॉल्यूशन होता है, तो मरकरी लिक्विड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। अमलगम कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड इन सॉलिड। फोर्थ है स्मोक। स्मोक में क्या होता है, धुएं में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत माइक्रो पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। तो यहां से ये क्वेश्चन जो था सरफेस केमिस्ट्री से वो आया हुआ हो गया। हमें सिंपली मैच करना था कि कौन सा किस प्रकार का सॉल्यूशन है। ह्यूमिडिटी क्या हो गया, लिक्विड इन गैस। अलॉय क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। अमलगम लिक्विड इन सॉलिड, और स्मोक क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है, KO2, H2O2 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी के अंदर हमें अंडरलाइन एटम्स की बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करूं मैं KO2 की। KO2 में बताना है मुझे कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपको पता होगा पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम है एल्कलाइन मेटल, और एल्कलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +1, है ना। मेटल नहीं है तो +1 दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा। तो कितनी होती है, +1। एल्कलाइन मेटल की होती है +1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है +2, तो इसकी क्या हो जाएगी, +1।
आगे है H2O2। तो H2O2 कैसा होता है ना, ओपन बुक लाइक होता है, हम पढ़ते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ -1, यहाँ +1। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, -1, है ना। एक सिंगल ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -1। थर्ड है H2SO4 में सल्फर की बतानी है हमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है, सल्फर डबल बॉन्ड O, OH, OH, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ऐसे। sp3 इसका हाइब्रिडेशन होता है, टेट्राहेड्रल है। सल्फ्यूरिक एसिड हमें बताना है कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ -2, तो यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1 और यहाँ +1। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, +6। कितना हो गया, +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी सल्फर की वो कितनी होगी, प्लस। तो आपका आंसर हो जाएगा +1 KO2 में पोटेशियम की, और -1 H2O2 में ऑक्सीजन की, और +6 सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की। ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, हायर यील्ड ऑफ NO इन, कि हमें NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड की हायर यील्ड या ज्यादा लब्धि जो है कब मिलेगी। रिएक्शन दे रखी है हमारी N2 गैस में, O2 गैस में, बन रहा है 2NO, कब ऑब्टेन होगी। और रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी है वो दे रखी है 180.7 किलोजूल पर मोल, और ये पॉजिटिव दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन है हमारी गिवन रिएक्शन वो कैसी है, एंडोथर्मिक है, उष्माशोषी है। एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, हीट हमें देनी पड़ेगी इसमें, तब जाके रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो रिएक्शन में NO की हाई यील्ड कब मिलेगी, है ना। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम पढ़ते हैं ली चैटली प्रिंसिपल, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर बात करूं मैं, हमें NO कब मिलेगा, तो अगर बात करूं मैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कब जाएगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और NO हमारा फॉरवर्ड की तरफ ही है। तो हायर टेम्परेचर पे हाँ बिल्कुल, अगर हाई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो NO की हील्ड क्या होगी, हमें ज्यादा मिलेगी। लो टेम्परेचर पे नहीं, लो टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 की अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा लूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और NO हमारा ज्यादा बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। डी है हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 के अमाउंट ज्यादा लूंगा तो N2 और O2 आपस में रिएक्शन करेंगे, NO ज्यादा बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही। तो NO अगर हमें ज्यादा चाहिए तो ऑप्शन ए भी सही है, टेम्परेचर हम ज्यादा लेंगे। ऑप्शन सी भी सही आएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, और ऑप्शन डी भी सही आएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे इसका सही आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आया है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से। इसमें हमें क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन ए, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ए, गैसियस फॉर्म में है, बना रहा है 2B, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय ए फैक्टर ऑफ 2500। यानी जो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड से 2500 टाइम्स ज्यादा है ना, बाय ए फैक्टर ऑफ 2500 एट 1000 केल्विन, 1000 केल्विन पे ऐसा हो रहा है। केपी हमें बताना है, हमें निकालना है केपी, है ना, केपी फॉर द रिएक्शन, कि रिएक्शन के लिए केपी का मान क्या होगा, केपी फॉर द रिएक्शन एट 1000 केल्विन। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, हमें बताएं एट इक्विलिब्रियम पे, साम्य अवस्था पे क्या होगा, जो के फॉरवर्ड है ना, और के बैकवर्ड है, ऐसे होगा। तो मैंने क्या बोला, क्या दे रखा है हमें कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो 2500 टाइम्स ज्यादा है फॉरवर्ड से। तो अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को मैं के मान लेता हूं तो के भी क्या हो जाएगा 2500 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा किससे, के से, ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं, है ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे सर हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर किसके होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड की। तो रिएक्शन हमारी क्या दे रखी है, हमें रिएक्शन दे रखी है ये ए से क्या बन रहा है 2B बन रहा है, ये फॉरवर्ड है और ये क्या है आपकी बैकवर्ड। तो अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट लिखूं तो रेट क्या हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, के एफ ए बराबर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट क्या होगा, के बी और बी की पावर में 2, बी के 2 मोल है ना, 2B है। तो अगर मैं यहां से ऐसे लिखूं, देखो
है ना। केसी हम निकालना चाहे, हम पहले केसी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ऐसे देखो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए की कंसंट्रेशन, ये किसके बराबर है, केसी के बराबर है, ऐसे होगा, है ना। और के एफ किसके बराबर है सर, के एफ बराबर है किसके, के एफ मेरा बराबर है किसके, के। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है वो कितना है, वो है 2500 के, कितना है 2500 के। तो कैसे के कट गया, तो मेरा केसी क्या आ गया, मेरे पास केसी आ गया 1/2500, ये आ गया आपका केसी। अब केसी आ गया, हम यहां से केपी निकाल सकते हैं, केपी हमसे पूछा है, देखो हम जानते हैं केपी बराबर क्या होता है, केपी होता है केसी आर टी, और इधर क्या आता है डेल एनजी। डेल एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, गैस स्टेट में निकालते हैं इसको। तो डेल एनजी क्या हो जाएगा, यहां से देखो प्रोडक्ट के मोल कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, रिएक्टेंट के कितने मोल है, एक, ये एक ही है ना, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो एनजी की वैल्यू तो 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी कितना आया 2500 इंटू आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 0.0831, है ना। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1000 केल्विन पे निकालना है ना। और डेल एनजी की वैल्यू 1 है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। देखो तो ये पावर काट लूं मैं इससे, ऐसे हो गया। आगे 2 से काट लेते हैं इसको, 5 से काट लेते हैं, यहाँ कितना गया 5, यहाँ कितना आ गया 2, तो क्या बन गया आपका ये बन गया 0.0831 इंटू 2 अपन कितना हो जाएगा 5। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या बन जाएगा ये 2, ये 6, ये कितना हो जाएगा 16, 0.1662 अपन कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 से काटेंगे तो पूरा तो नहीं कटेगा, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 0.03 के आसपास, है ना 0.03। तो अगर ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन आपका 3 आपका हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.03। हमें एक रिएक्शन दे रखी थी और बोला था कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड से 2500 टाइम्स ज्यादा है, तो हमने ये लिखा। फिर हमने बोला इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट कांस्टेंट बराबर होता है, हमने केसी निकाला, केसी आया मेरे पास 1/2500। फिर मुझे पता है केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, केपी बराबर होता है केसी आर टी की पावर में डेल एनजी। डेल एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, कितना आ गया डेल एनजी 1 आ गया। मैंने केसी की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, टेम्परेचर का 1000 केल्विन, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, सोल्व किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.03, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरिलियम +2 इज। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है बेरिलियम +2 के लिए, और हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है सल्फेट आयन के लिए, हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है बेरिलियम सल्फेट के लिए, और हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है बेरियम सल्फेट के लिए। तो हमें बताना है यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम +2। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेरिलियम सल्फेट के लिए, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट है, इसमें से जो एक्वस वाली वैल्यू है वो घटा दूं तो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगी। ये तो करेंगे हम लोग। जो फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट है, इसके अंदर से अगर मैं एक्वस वाली वैल्यू घटा दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, है ना, एंथैल्पी ऑफ कौन सी हो जाएगी यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4-2, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, बेरिलियम +2 के लिए, बेरिलियम +2 के लिए माइनस किसके लिए, सल्फेट आयन के लिए। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये दे रखा है हमें -4.4 -4.5, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है मुझे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है मुझे -349 किलो कैलोरी पर मोल। सबकी यूनिट सेम है तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बेरिलियम +2 के लिए हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू ही के लिए, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस से प्लस हो जाएगा। सल्फेट आयन कितनी दे रखी है,
216 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं बेरियम प्लस 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, ये बेरियम प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन -349 प्लस 4.5 है ना, और प्लस का 216 ऐसे हो जाएगा। तो लगभग कितना हो गया, ये 220 हो गया। 220 में से घटाना है हमें 349 है ना, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी है ना, 349 बढ़ा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 128.5 है ना, 128.5 के आसपास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, पहला ऑप्शन 128.5। ठीक है, ये हो गया आपके नीट 2025 में आए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।